प्यारे मित्रों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये मेरे ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के दूसरे एग्जाम्पल के विषय में चर्चा करी। मित्रों, मेरा पहला वीडियो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो लेक्चर में ऊपर की साइड दिख रहा होगा, तो कृपया उसमें विजिट करें, समझें ध्यानपूर्वक और इस वीडियो लेक्चर में भी अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित काफ़ी जानकारी आप तक पहुँच सके। और ऐसा मेरा अनुमान है कि जो भी आज मैं सवाल कराने वाला हूँ वो कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मित्रों, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए हम इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेलमैन्स प्रिंसिपल, मित्रों बेलमैन्स प्रिंसिपल हमारा किस प्रकार इस तरह के प्रश्नों में लगता है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एफ आर, जहां पे हमारा आर क्या होता है, स्टेज होती है। एफ आर ऑफ, और जितना मेरा कंस्ट्रेंट की जो मेरे पास यहाँ पे सारे वेरिएबल के सम की वैल्यू होगी, या सम की वैल्यू या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू, जो भी हमें कंस्ट्रेंट अवेलेबल होगा, इधर आरएचएस साइड पे देखिए यहाँ पे 1 है। एफ आर ऑफ 1 इक्वल हमारा पास क्या हो जाएगा, जितने भी मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है P1, P2, P3 अप टू Pn विदाउट एनी ऑपरेशन, मैंने यहाँ पे केवल वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ। अब इसके बाद हमारे पास अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा मित्रों P1 log P1, P2 log P2, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, अप टू कहां तक, PR log PR। यहाँ R क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे बेलमैन्स प्रिंसिपल के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया है, अगर आपने वो देखा हो, कि जहां पर भी मैं बेलमैन्स प्रिंसिपल की बात करूंगा वहां पे मैं n की जगह r की वैल्यू पुट करने का प्रयास करूंगा, और ये अंडरस्टूड होगा कि r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक की है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब इस पूरी वैल्यू को मेरे को एक वेरिएबल में समायोजित करना है। नेक्स्ट स्टेप विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ PR, लास्ट टर्म को मैं आगे ले आऊंगा, PR log PR प्लस अब देखिए यहां तक तो ठीक है, इसके पहले का जो टर्म है वो Pn-1 log Pn-1 है। बेलमैन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके पहले का जो मेरे पास टर्म होगा PR-1 log PR-1 होगा। अब हम करेंगे क्या, इस टर्म को जब पहले ले आएंगे तो बाकी मेरे पास जितनी भी वैल्यू है P1 log P1, P2 log P2 से लेकर के PR-1 log PR-1 तक, वो मैं बाद में यहां पे लिख दूंगा। ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ P1, P2 अप टू कहां तक, PR-1, P1 log P1 प्लस P2 log हमारा हो जाएगा P2 अप टू कहां तक, PR-1 log मित्रों PR-1। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नाम देता हूं, तो अगर मैं यहां r की जगह मित्रों R-1 पुट कर दूंगा, अब एक चीज देखिएगा, ये जो मेरे पास एफ आर ऑफ 1 है, 1 को मैं क्या लिख रहा हूं, P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेकर के Pn तक। यहां चर्चा कहां तक के टर्मों की हो रही है, PR तक के टर्मों की। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, एफ आर ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेकर के हमारे पास PR तक, क्योंकि भाई 1 की वैल्यू मेरे पास यही है। अच्छा, बेलमैन्स की बात हो रही है इसलिए मैं n की जगह r पुट कर रहा हूं। जब मैं इस इक्वेशन में r की जगह R-1 पुट करूंगा तो मित्रों यहाँ पे तो r की जगह R-1 हो जाएगा, यहाँ पे भी r की जगह R-1। तो P1 से लेकर के PR-1 तक की जो मेरे पास वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी मित्रों, क्या आएगी, अगर इसको मैं बेलमैन्स प्रिंसिपल के लिए लिखूं तो P1 प्लस P2 से लेकर के PR की वैल्यू मेरे पास 1 है। PR से पहले जो मेरे पास टर्म होगा मित्रों PR-1 होगा, तो मेरे पास जो P1 से लेकर के P2 प्लस PR-1 तक जो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस PR आएगी। मैं इसकी वैल्यू यहां से 1 माइनस PR उठा के यहां रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आने वाला है, FR-1 1 माइनस PR। अब ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पे R की जगह R-1 रखा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ P1, P2, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आपके दिमाग में प्रवेश करेगा और आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से लगा पाएंगे। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। P1 log P1 प्लस P2 log P2 अप टू कहां तक हमारा जाएगा, ये PR-1 log PR-1। मित्रों ध्यानपूर्वक ये देखिए, जो मेरी वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक की लिखी भाई है, वही वैल्यू सेम टू सेम ये लिखी हुई है। P1 log P1 से लेकर के PR-1 log PR-1
मैक्सिमम ऑफ P1 P2 अप टू PR माइनस 1, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, FR ऑफ -1 1 माइनस PR, क्योंकि ये आई थी, इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया था। इस पूरी वैल्यू को मैं एक ही वेरिएबल में समायोजित करके यहां पे लिख देता हूं। आगे का स्टेप बहुत ही रोचक है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। FR ऑफ 1 इक्वल मैक्सिमाइजेशन ऑफ पूरा एक वेरिएबल PR लॉग PR प्लस इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी मित्रों, FR ऑफ -1 1 माइनस PR एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जो इसके बाद का हमारे पास स्टेप होने वाला है, मैं इस PR की वैल्यू Z पुट करूंगा, तो लेट PR इक्वल हमारे पास Z आ गया। अब जब मैंने इसको Z पुट किया तो मित्रों इस कंस्ट्रेंट को अगर आप देखें तो ये सिग्मा ऑफ PI इक्वल 1 लिखा हुआ है प्रश्न में, मगर बेलवेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ I की वैल्यू मैं R पुट भी कर सकता हूं। तो सिग्मा ऑफ PR की वैल्यू मेरे पास 1 तक लिखी है, R की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब मैं यहाँ पे PR को Z के बराबर लिखूंगा तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z, PR की जगह Z कहां से कहां तक जा रहा है, मतलब PR कहां से कहां तक जा रहा है। देखिए कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो P1 P2 P3 अप टू PR तक, सारे वैल्यू वेरिएबल मेरे पास ग्रेटर इक्वल 0 है, और कहां तक मैक्सिमाइजेशन जा रहा है, इसका मतलब 1 तक जा रहा है। जो कंस्ट्रेंट की वैल्यू है, सारे वेरिएबल्स का सम हमारे पास 1 के बराबर है। तो मित्रों इसकी जो मेरे पास लोअर वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और जो अपर वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा पाएगी, इसके सारे सम की वैल्यू। तो मेरे पास वो हमारा क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक। ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को विजिट करें, उसको समझें, और उसी से रिलेटेड जो मैं आगे वाले प्रश्न कराने वाला हूं वो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ 0 Z 1, अब यहां पे जो मेरे पास होगा Z ऑफ log Z प्लस F ऑफ R माइनस 1, मित्रों 1 माइनस Z। इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं, FR ऑफ 1 इक्वल हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z that will be 0 up to 1 Z log Z plus F of R minus 1, yes R minus 1 minus Z ब्रैकेट क्लोज। इसके पश्चात जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हमको R की वैल्यू 1 2 3 अप टू n प्लस 1, और लास्ट में n के, और लास्ट में जब मैं R की वैल्यू n पुट करूंगा तो मैं इस प्रश्न को खत्म करूंगा। मित्रों बहुत ही जल्दी प्रश्न सॉल्व होने वाला है, ध्यानपूर्वक अगला स्टेप देखिएगा। अब जब मैं यहाँ पे R की वैल्यू 1 पुट करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिएगा मैंने इस इक्वेशन में R की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरे पास F1 ऑफ 1 की जो मेरे पास वैल्यू आई है, F1 ऑफ 1 की वैल्यू मित्रों मेरे पास क्या आई है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, वैल्यू मेरे पास गई Z log Z प्लस, अब जब मैं यहाँ पे R की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मित्रों देखिए यहाँ पे F0 आ रहा है, F0 मेरा कंसीडर ही नहीं किया जाता है, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 कंसीडर करी जाएगी, इसका मतलब केवल Z log Z आएगा। अब जब मैंने यहाँ पे इस जगह पे PR की वैल्यू जब मैंने Z मानी थी, तो मित्रों R की वैल्यू जब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 1, तो P1 की वैल्यू मित्रों मेरे पास Z के बराबर आ गई, तो ये वैल्यू मेरे पास जो हो जाएगी P1 log P1 के बराबर हो जाएगी। अब अगर आप, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी बताया है कि भाई ये जो मेरे पास कंस्ट्रेंट लिखा है ये कुछ इस प्रकार लिखा है, P ऑफ R इक्वल 1 से लेकर के R इक्वल n, यहाँ तो PI लिखा है लेकिन मैं बेलवेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो अगर मैं R की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मित्रों ये R की वैल्यू 1 से लेकर के R की वैल्यू 1 तक ही देखी जाएगी, इसका मतलब देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच विल बी कंसीडर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी P1। तो ये हमारे पास होने वाला है P1 ओनली, क्योंकि R की वैल्यू 1 से लेकर के R की वैल्यू 1 ही तक जा रही है, बाकी सारे वेरिएबल मेरे कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, ना P2 ना P3 ना P4 ना Pn तक, कोई भी नहीं। P1 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई मित्रों, 1 के बराबर आ गई, इसी 1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, देन आई विल कीप ऑन पुटिंग दैट वैल्यू। तो हमारे पास जो मेरे पास ये आने वाला है 1 log 1। अब मैं इतना जानता हूं कि log 1 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि log बेस 10 10 की पावर 0 को मैं यहाँ पे 0 ही मानूंगा, लेकिन मैं इसको चूंकि आगे सिमेट्रिसिटी बनने वाली है इसलिए मैं 1 log 1 ही लिख के इसको आगे स्टेप में फॉरवर्ड करना चाहूंगा। तो अब इसका जो मेरा अगला स्टेप होगा, जब मित्रों मैं R की वैल्यू 2 पुट करूंगा, जब मैं यहाँ पे R की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास जो आएगा मित्रों F2 ऑफ 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मित्रों Z की वैल्यू 0 से 1 Z log ऑफ Z प्लस F ऑफ 1, यहाँ पे 2 F ऑफ 1
1 माइनस जेड। अब पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए, जहां पे भी मैंने f1 ऑफ 1 लिखा होगा या फिर अंदर अगर 1 हुआ होगा तो यहां पे 1 की जगह 1 माइनस जेड मैंने पुट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां 1 की जगह 1 माइनस जेड की वैल्यू निकालना चाहता हूं। कैसे भाई? अगर मैं कोई भी फंक्शन y इक्वल fx लेके चलता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मित्रों f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 1 माइनस z की वैल्यू मित्रों बताइए। तो आप जहां पे f1 की वैल्यू 1 है तो मित्रों इसी 1 की जगह आप 1 माइनस z पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू मेरे पास 1 माइनस z आ जाएगी। सेम वही चीज मैंने यहाँ करी है। f1 ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास 1 log 1 आ गई, तो जहां जहां 1 है वहां पे मैं 1 माइनस z पुट कर दूंगा। z log ऑफ z प्लस 1 माइनस z log ऑफ 1 माइनस z, और ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? मैक्सिमाइजेशन ऑफ 0 z1 f2 1 की बराबर। अब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में एक बात और बताई थी कि जब भी आप इस पूरे को z में z के टर्म्स में बदल लेंगे तो इस मैक्सिमाइजेशन का कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाएगा। हालांकि ये चीज अंडरस्टूड है कि z की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक ही होने वाली है। इस f21 को हम मान लेंगे मित्रों s2। जब हम इस f21 को s2 मान लेंगे तो इस s2 को z के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम 0 के बराबर रखेंगे, जैसे आप मैक्सिमम मिनिमम में करते थे। मैक्सिमम में निकालने के लिए जो भी आपके पास फंक्शन होता था उसको आप वेरिएबल, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिस वेरिएबल में फंक्शन है डिफरेंशिएट करते थे, और उसी वेरिएबल की पर्टिकुलरली जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते थे उनकी वैल्यू निकालते थे और उसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का चयन करते थे। वही चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो मित्रों ds2 बाई dz की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, z प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखिए, ddz ऑफ z log z हमारा क्या होगा? z ddz ऑफ log z प्लस log z ddz ऑफ z1 1 माइनस z ddz ऑफ log z 1 अपॉन 1 माइनस z इंटू s माइनस 1 प्लस log ऑफ 1 माइनस z, और ddz ऑफ 1 माइनस z विल बी माइनस 1। अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। अब देखिएगा ये z से मेरे पास ये z कट गया, हमारे पास ये वैल्यू क्या है? 1 माइनस z से देखिए 1 माइनस z कटा, log ऑफ z प्लस 1 माइनस 1, और आई थिंक इट विल बी माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस z इक्वल हमारे पास ये 0 हो गया। इस 1 से मेरे पास ये 1 भी चला गया। log की एक प्रॉपर्टी होती है मित्रों, log m माइनस n की वैल्यू log m बाई n के बराबर होती है। आई एम सो सॉरी, log m माइनस log n की वैल्यू log m बाई n के बराबर होती है। log ऑफ z अपॉन 1 माइनस z ये लिखा जाएगा, ये वैल्यू 0 के बराबर। देन log की वैल्यू मैं यहाँ पे इधर पहुंचाऊंगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग जब होगा तो z अपॉन 1 माइनस z की वैल्यू मित्रों e की पावर 0 विल बी 1। तो मेरे पास जो z की वैल्यू आने वाली मित्रों 1/2 आने वाली। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा z अपॉन 1 माइनस z इक्वल 1 को, z की वैल्यू मेरे पास 1/2 आने वाली। तो अब ये z की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग में ऑप्टिमल वैल्यू का चयन करूंगा, तो इस z की वैल्यू 1/2 को जब मैं यहाँ पे s2 में पुट करूंगा, देखिएगा क्या आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास समीकरण आने वाला है। z की वैल्यू 1/2 जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो 1/2 मित्रों log 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 डेट विल बी 1/2 log ऑफ 1 माइनस 1/2, और ये पूरी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? 1 log ऑफ 1/2 के बराबर। अब इसके पश्चात जो मेरा अगला स्टेटमेंट जो मैं लिखता हूं कि द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर। अब एक चीज और आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत चीज मैं दिखाने वाला हूं आपको। यहाँ पे जब आप r की वैल्यू 2 के लिए बात कर रहे थे मित्रों, pr की वैल्यू z के बराबर है। r की वैल्यू जब आप 2 की बात करोगे तो मित्रों p2 की वैल्यू आपके पास z के बराबर आएगी। p2 की वैल्यू जब आप z के बराबर करोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप r की किसी भी वैल्यू के लिए लिखोगे, r की वैल्यू अगर आप 2 के लिए लिख रहे हो तो मित्रों r की वैल्यू 1 से r की वैल्यू 2 तक केवल लिखी जाएगी। r की वैल्यू जब आप यहाँ पे 2 तक लिखोगे, मैं यहाँ जनरल लिख देता हूँ, r की वैल्यू 1 से लेकर के r की वैल्यू 2 pr, तो इसको जो लिखने का ढंग है p1 प्लस p2, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी? इस कंस्टेंट 1 के बराबर होगी। अब आपने देखिए p2 की वैल्यू z मानी, z की वैल्यू 1/2 निकाली, z की वैल्यू जब 1/2 यानी कि p2 की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो मित्रों p1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1/2। इसी प्रकार आप जितने भी r की वैल्यू जो पुट करते जाओगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे p1 की वैल्यू भी 1/2 आई, और मित्रों z मतलब p2 की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 आई। तो हमारा जो स्टेटमेंट हमारे पास होने वाला है कि द ऑप्टिमल, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, पॉलिसी फॉर 1/2 1/2 विल बी 1 log ऑफ 1/2। अब इसके बाद जब मैं r की वैल्यू मित्रों 3 पुट करूंगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, मेरे पास जो
f1 ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास आई है, मेरे पास क्या आई है 1 log 1। जो मेरे पास f2 की वैल्यू, मेरे पास f2 ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास आई है, मेरे पास आई है 1 log ऑफ 1/2। f3 ऑफ 1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे r की जगह 3 पुट करना है। r की जगह जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, f3 ऑफ 1 मैक्सिमाइजेशन ऑफ z log z प्लस r माइनस 1, r की जगह 3, मतलब इसकी वैल्यू f ऑफ 2 लिखी जाएगी। और f ऑफ 2 1 माइनस z की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैं f2 ऑफ 1 की वैल्यू 1 log 1/2 निकाल चुका हूं। ये किसकी वैल्यू है, मैं इसको यहां पे समझा देता हूं भाई। जो मेरे पास f2 ऑफ 1 की वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आई थी, f2 ऑफ 1 की वैल्यू जो मेरे पास आई है 1 log ऑफ 1/2 है। तो मित्रों जब मैं f2 ऑफ 1 माइनस z की बात करूंगा तो मित्रों ये 1 माइनस z ऑफ log ऑफ 1 माइनस z अपॉन 2 आएगा। बिल्कुल सटीक चीज मैंने आपको बताई। तो f2 ऑफ 1 की मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली, f2 ऑफ 1 माइनस z की 1 माइनस z log ऑफ 1 माइनस z/2। इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा और देखिएगा आगे का मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। आगे का जो मेरे पास एक्सप्रेशन आने वाला है मित्रों, f3 ऑफ 1 इक्वल मैक्सिमाइजेशन ऑफ 0 z1 मित्रों z log z प्लस f2 1 माइनस z विल बी 1 माइनस z log ऑफ 1 माइनस z डिवाइड बाई 2। सो सॉरी ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है। अब मैंने एक बात आपसे और कही, जब इस टर्म को आप z में लिख दोगे तो मैक्सिमाइजेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो log ऑफ 1 माइनस z डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे s3 d ऑफ s3 बाई dz की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है। देखिएगा इसको डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं, देखिए z log z तो ddz ऑफ z log z, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन z ddz ऑफ log z 1/z प्लस log z ddz ऑफ z हमारा 1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस z ddz ऑफ log of 1 माइनस z/2 विल बी 2 अपॉन 1 माइनस z इंटू यस माइनस 1 प्लस log ऑफ 1 माइनस z/2 इंटू माइनस 1 इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहां से मेरे पास ये कटा, मेरे पास यहां से ये कटा। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जब आप अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मित्रों ddz ऑफ आपको 1 माइनस z/2 करना पड़ेगा। तो ये -1 ना आके -1/2 आएगा। तो जब मैं यहाँ पे -1/2 थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 2 से 2 कटा, 1 माइनस z से 1 माइनस z कटा, ऑल ओवर मेरे पास क्या आया 1 माइनस 1 प्लस ऑफ log z माइनस log ऑफ 1 माइनस z अपॉन 2 इक्वल 0। 1 से 1 देखिए कट गया। यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ z, और बेसिकली जब 1 माइनस हमारा z/2 नीचे आएगा तो देखिए 2z अपॉन 1 माइनस z, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर आ जाएगी। एंटी लॉग लेंगे, 2z की वैल्यू 1 माइनस z के बराबर, मित्रों z की वैल्यू 1/3 के बराबर। z की वैल्यू 1/3 का मतलब हमारे पास क्या आ गया भाई, मैं यहाँ पे r की वैल्यू 3 लेके चल रहा था, इसका मतलब p3 की वैल्यू मेरे पास z के बराबर है, क्योंकि मैं pr को z मान रहा हूँ, r की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, तो p3 की वैल्यू मेरे पास z के बराबर आ गई और z की वैल्यू मैंने 1/3 निकाल ली। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो p1 और p2 की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग 1/3 ही आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेकर के r की वैल्यू 3 तक की मैं चर्चा कर रहा हूँ। मतलब कि हमारे पास जो होने वाला है p1 प्लस p2 प्लस p3 इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होने वाली है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो p1 की वैल्यू भी 1/3, p2 की वैल्यू भी 1/3 और p3 की वैल्यू भी 1/3। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा कि मित्रों द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर 1/3 विल बी। अब आप अगर देखेंगे तो f3 ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास जो आएगी ना 1 log ऑफ 1/3 आएगी। देखिएगा कैसे आती है, और मैंने कैसे बता दिया क्योंकि मैंने यहाँ से सिमेट्री देख ली। देखिए मैं यहाँ f3 की वैल्यू यहाँ पे जो मैंने ये फंक्शन निकाला था z log z 1 माइनस z log 1 माइनस z/2, z की वैल्यू मैं 1/3 पुट कर रहा हूँ। देखिए 1/3 log 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3 log of 1 minus 1/3/2, 1 minus 1/3/2 मीन्स 2/3 इंटू 1/2। ये सही मेरा कट गया, मतलब अंदर जो मेरे पास वैल्यू है log of 1/3 ही आई। अब 1/3 log 1/3 प्लस 2/3 log 1/3, इसका मतलब 1 log of 1/3। मैंने कहा था आपसे f3 ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी सिमेट्री से, f3 ऑफ 1 की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है
मित्रों 1 log ऑफ 1/3 आने वाली। अब अगर मैं इसी r की वैल्यू 4 रख दूंगा तो 1 log ऑफ 1/4 आएगा। करस्पॉन्डिंग z की जितनी मेरे पास वैल्यू आएगी 1/4 1/4 1/4 1/4 आएगी। तो जब मैं r की वैल्यू m+1 रखूंगा, 5 6 रखते 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 जब मैं r की वैल्यू m+1 तक अप्रोच करूंगा तो मित्रों यहाँ पे pm+1 की वैल्यू मेरे पास z कही जाएगी। और जब मैं इसको मतलब इस इक्वेशन में पुट करूंगा जो मेरे पास बेलमैन्स प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग आई थी, f ऑफ m+1 मेरा कहा जाएगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस यहाँ पे हमारा f ऑफ m हो जाएगा और f ऑफ m ऑफ 1 माइनस z की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी मित्रों 1। भाई इसके लिए मेरे को f ऑफ m1 की वैल्यू निकालनी होगी तो मेरे पास आएगी 1 log ऑफ 1/m। जब 1 log ऑफ 1/m हो जाएगा तो 1 माइनस z log ऑफ 1 माइनस z/m हमारे पास होएगा। मतलब ये मेरे पास किस प्रकार लिखा जाएगा f ऑफ m+1 z log z 1 माइनस z log 1 माइनस z अपॉन m। ध्यानपूर्वक मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। s ऑफ m+1 के विषय में चर्चा हो रही है। जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं d ऑफ s ऑफ m+1/dz को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, करते 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 ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं करके भी दिखा देता हूं क्या आने वाला है। भाई z log z means z 1/z plus log z plus 1 minus z ddz of log 1 minus z upon m will be 1 upon 1 minus z, एक m ऊपर आ जाएगा और माइनस 1/m प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा log 1 minus z upon m इक्वल हमारे पास हो जाएगा 0। और आई थिंक चूंकि प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा है तो यहाँ -1 भी होगा, इक्वल हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ये से मेरे पास ये कट गया, ये से ये m से m, तो मेरे पास क्या आ गया वही चीज 1 माइनस 1 प्लस लॉग z माइनस लॉग ऑफ मित्रों 1 माइनस z अपॉन m इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का मैं जब मैं यूज करूंगा log m माइनस log n की वैल्यू मेरे पास जो आने वाली है यहां लिख देता हूं log ऑफ z अपॉन 1 माइनस z और इधर हमारे पास m आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0। जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो वैल्यू मेरे पास जो आएगी zm इक्वल 1 माइनस z के बराबर, z 1 प्लस m इक्वल 1। मित्रों z की वैल्यू मेरे पास m प्लस 1 आ। जब z की वैल्यू मित्रों मेरे पास 1 अपॉन m प्लस 1 आ गई तो मैं इतना जानता हूं कि जब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट में r की वैल्यू 1 से लेकर के r की वैल्यू m प्लस 1 तक की जब मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा तो सॉरी इसको मैं नहीं छेड़ता हूं, यहाँ पे जब r की वैल्यू 1 से लेकर के r की वैल्यू m प्लस 1 तक की जब मैं चर्चा करूंगा तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 अप टू कहां तक p ऑफ m प्लस 1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा मित्रों m प्लस 1 टर्म्स हो गए और ये वैल्यू किसके बराबर मेरे पास आ गई 1 के बराबर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो p1 की वैल्यू भी 1 अपॉन m प्लस 1, p2 की वैल्यू भी 1 अपॉन m प्लस 1, करते 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 p ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन m प्लस 1 आ जाएगी। और वैसे भी p ऑफ m प्लस 1 की वैल्यू मैं 1 अपॉन m प्लस 1 निकाल ही चुका हूं। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर 1 अपॉन m प्लस 1 1 अपॉन m प्लस 1 1 अपॉन m प्लस 1 अप टू कहां तक m प्लस 1 टाइम्स m प्लस 1 टाइम्स 1 अपॉन m प्लस 1 ये टाइम्स लिखा हुआ है विल बी क्या आएगा 1 log ऑफ 1 अपॉन m प्लस 1। भाई f1 ऑफ 1 की वैल्यू 1 log 1, f2 ऑफ 1 की वैल्यू 1 log 1/2, f3 ऑफ 1 की वैल्यू 1 log 1/3, fm प्लस 1 की वैल्यू fm प्लस 1 की वैल्यू 1 log 1 अपॉन m प्लस 1। तो सिमिलरली मित्रों अब जो इसका लास्ट स्टेप होने वाला है इस प्रश्न का r की वैल्यू जब मैं यहाँ पे n डालूंगा, r की वैल्यू जब मैं यहाँ पे n डालूंगा तो ये पूरा सब कुछ वही प्रोसेस करते करते द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर जो मेरे पास z की वैल्यू आएगी मतलब pn की वैल्यू जो मेरे पास आएगी मेरे पास आएगी 1 अपॉन n। मैं इसको मिटा के लिख देता हूं। जब मेरे पास pn की वैल्यू मेरे पास आने वाली है r की वैल्यू n पुट करने पे मेरे पास 1 अपॉन n आएगा। तो जो मेरा स्टेटमेंट होगा कि द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर 1 अपॉन n 1 अपॉन n 1 अपॉन f टू n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n विल बी क्या आएगी 1 log 1/n। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये प्रश्न करके दिखाया। ये प्रश्न अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो इस प्रश्न को तनिक भी आपको किसी प्रकार का संशय नहीं हुआ होगा करने में। और इसी के जैसे कई प्रश्न हो सकता है भाई यहाँ पे साइन की सीरीज दे दी है, कई सीरीज दी जा सकती है, कंस्टेंट भी किसी तरह से बदले जा सकते हैं। मगर अगर आप इस प्रकार सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप और मतलब अच्छे से बेलमैन्स प्रिंसिपल का यूज करके करते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है।
तो मित्रों इसी प्रकार मैं 1-2 वीडियो लेक्चर और ऑपरेशन रिसर्च के इस टॉपिक से संबंध अपलोड करने वाला हूं। इसके बाद मैं लीनियर प्रोग्रामिंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे करना है, इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, सब मैं बताऊंगा। तो मित्रों इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को देखते रहें, समझते रहें और अभ्यास करते रहें। अभ्यास करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करते रहें। आपके एकेडमिक्स एग्जाम के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। अच्छे से जाए, पेपर दे, ठंडे मन से पेपर दे। तब तक के लिए मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय श्री राम। गया जैसी